इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, जिसका हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय संघवाद। तो चलिए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं परिचय के साथ। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक अहम स्वरूप है, अहम रूप है। इसका मतलब समझिए कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा किसके बारे में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के बारे में पढ़ा। एक स्थानीय इलाका जिसको नगर पालिका बोलते हैं। चार पढ़े थे हम लोग, कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगर पालिका। नगर पालिका में आपको वार्ड, मुखिया, सरपंच वगैरह आ जाएंगे, और विधायिका में विधायक, मुख्यमंत्री आ जाएंगे। कार्यपालिका में सांसद और प्रधानमंत्री आ जाएंगे, और न्यायपालिका में आता है सारा कोर्ट कचहरी, और सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने इसी बुक में। आगे चलोगे ना तो राष्ट्रपति के भी बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कितना ज्यादा पावर उनका है, कितना शक्ति राष्ट्रपति का होता है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। संघवाद मतलब बंटवारा। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का स्थान और साथ रहना, चलना संभव हो पाता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अलग अलग समुदाय के लोग भी साथ रहते हैं और साथ चलना उन लोगों के बीच में संभव हो जाता है, क्योंकि भैया सत्ता है वह। अध्याय के शेष हिस्सों में पढ़ोगे शुरुआत में, तो भारत के संघवाद के विधान, सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर देखो, भारत के जितने भी संघवाद हैं उनके सिद्धांत और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश इनमें आपको मिल जाएगी। संघीय ढांचा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तरीय स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं नगर पालिका। तो चलिए संघवाद क्या है इससे शुरुआत करते हैं। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करते हैं। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दिए गए हैं। तो भैया आपके वजह से ही सब चीज होगा। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, ठीक है, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिया गया था। अधिकतर जितना भी अधिकार होता था सबको केंद्र सरकार देती थी कि भैया आप ये संभालो। उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी अगर त्रुटियां गलतियां कुछ हो तो। सन 1993 में 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। प्रांत के जितने भी सरकार थे उनको कुछ अधिकार दिया गया। इस अधिकार के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहते। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। अभी भी वहां पर एकात्मक व्यवस्था शासन का है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। केंद्रीय सरकार जो चाहे वो कर सकती है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, जैसे विधायक, सांसद वगैरह सब कायम हो जाए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय, मतलब जितना भी सर्वोच्च पूरा सत्ता का भागदौड़ होता है वो केंद्रीय सरकार की तरफ होता है, जिसमें प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, और केंद्र सरकार के ही जितने मतलब चलाने वाले सांसद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री, और आपको ले लो तो राष्ट्रपति, उन्हीं के बीच में ये सब बढ़ जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। कौन कौन? इससे एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होता है। फिर राज्य या प्रांतों के, राज्य मतलब हमारा स्टेट, तो स्टेट, राज्य या उनको प्रांत भी बोलते थे, तो प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन मतलब समझो यहाँ पे जो रोज का सब लेखा जोखा होता है, दैनंदिन
कामकाज को देखती है, जैसे में क्या हुआ, इस जगह पे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब काम उसको दिया जाता है, इसको विधायिका बोलते हैं। तो वहां पर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, नगर पालिका है, लेकिन विधायिका नहीं है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक व्यवस्था में केवल केंद्रीय सरकार के पास सब शक्ति होता है, लेकिन बेल्जियम में सब था, संघीय शासन व्यवस्था था। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम होती है, लेकिन अधीन होकर काम करती है, जो बोलेंगे वही करना है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, मतलब समझो केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश देगी कि आप यही करो। पर संघीय व्यवस्था में ये देखो ये सब कहाँ का है, ये आपको प्रशांत महासागर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बाद पाकिस्तान, ये सब देश का नाम यहाँ पर लिया गया है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा जाता है। देखो यहाँ पे, हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, 193 में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। 25 देशों में ही 40% जनसंख्या रहती है देश की। पूरे विश्व की 40% संख्या किसमें है? 25 देशों में है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? देखो कहां कहां पर संघीय व्यवस्था है, 25 में गिनवाना है ना। 25 का नाम दिया गया है, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अमीरात, कोमोरोस, अरब, इधर श्रीलंका भी हो गया है, अब पाकिस्तान हो गया, ब्रेनिया, हर्जेगोविना, नाइजीरिया, इथियोपिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, तो ये सब ब्राजील का पूरा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है। तो आप गिने कितना हुआ? तो ये जितने भी लाल कलर से दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा संघीय शासन व्यवस्था। क्या मिलेगा? संघीय शासन व्यवस्था। और बाकी जितना खाली जगह है, यहाँ पर आपको मिलेगा संघीय व्यवस्था, वहां पर नहीं मिलेगा। केंद्रीय सरकार की व्यवस्था वहां पर मिलेगा, मतलब वहां पर राष्ट्रपति का ही पावर सबसे ज्यादा होता है, राष्ट्रपति का आदेश सबसे अंतिम आदेश होता है। जैसे मैं चाइना, बढ़िया एग्जांपल दे तो चाइना, बांग्लादेश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए, ऊपर हमने क्या देखा था? पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। संघीय सरकार में भी केंद्र सरकार राज्य को कुछ खास करने की आदेश नहीं देती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। जैसे में आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय व्यवस्था में 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, अब 2 नंबर देखो, अलग अलग स्तरों की सरकारें जितने भी हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार होता है। राज्य सरकार पेट्रोल पे ज्यादा वसूलती है, लेकिन सरकार जीएसटी ला देती है तो बराबर हो जाता है हर चीज में। विभिन्न स्रोतों की सरकारों के अधिकार, जिसमें विभिन्न सरकार जितने भी स्तर पर सरकार हो जाते हैं, उनका अधिकार क्षेत्रीय संविधान में स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जैसे इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार जो भी करता है, चाहे प्रांत सरकार जो भी करते हैं, उसकी गारंटी देते हैं कि भैया ये जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम गारंटी देते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को
किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से होता है। अब देखो यहाँ पर संविधान में कुछ बदलना है तो केवल केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती है, दोनों स्तरीय सरकारों को बैठना होगा, उसके बाद से ही जवाबदेह आगे का काम होता है। ऐसे काहे नहीं बदल सकती है? बदल सकती है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो बदल जाएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाएगा तो बदल जाएगा। 5 नंबर, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच, विभिन्न स्तर के मतलब आप कार्यपालिका ले लो, विधायिका ले लो, नगरपालिका ले लो, उनके बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाती है। अगर इन तीनों के बीच में कुछ भी होता है तो सब सलटाने का काम किसका होता है? न्यायपालिका मतलब न्यायालय का होता है। 6, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता का मतलब आपको कितना रुपया क्या क्या आपको प्रोत्साहन देना है, उसको निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है कि आपको कितना कितना रुपया मिलेगा। क्षेत्र और वहां के महंगाई के अनुसार ही वहां पर पैसा दिया जाता है। समझो कि हमारे पास सीमेंट 330 रुपए किलो, 330 रुपए बोरा है, ठीक है। अगर सरकार देगी तो आपको 300 रुपया देगी और बोलेगी आप यहाँ से लो, तो वहां पर आपको थोक से मिलेगा तो सस्ता मिलेगा। लेकिन आप दुकान से लेना चाहते हैं तो आपको दाम बढ़ा कर दिया जाता है और तुरंत वो दाम आपको उसके दुकानदार को मिल जाता है। जैसे सबमिट करोगे पेपर, तुरंत पैसा आ जाएगा, नहीं तो आपके पास पैसा आ जाएगा, आप खरीद कर लगाओ, जैसे बनाना है जैसे बनाओ, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। 7 नंबर, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है। देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता को बचाना संघीय सरकार की है, ठीक है, और इसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। क्षेत्र के जितने भी अलग अलग प्रकार के काम है, धाम है, और उनके आप उसको देख लो तो जो वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज है उन सबको सम्मान देना, जो भी वो कर रहे हैं उसको इज्जत देना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा चीज महत्वपूर्ण होता है संघीय सरकार के कामकाज और गठन में? विभिन्न स्तरों की सरकारें, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। अब देखो, विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच में सत्ता कितना बांटना है उसके बीच में सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय शासन का हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। हर संघीय सरकार में केंद्र का कितना शक्ति होगा, राज्य का कितना शक्ति होगा, ये सब बंटवारा का अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग किस्म होता है, देश के अनुसार, जगह के अनुसार। बस अगर बड़ा देश है तो बड़ा अधिकार, छोटा देश है छोटा अधिकार, बड़ा राज्य है तो बड़ा अधिकार, छोटा राज्य है तो छोटा अधिकार। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक स्तंभों में हुई है। अब यहाँ पर देखो, ये निर्भर होता है कि संघ की जो स्थापना हुई है कौन से ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है, पूर्ण बहुमत में हुई है कि पूर्ण बहुमत में नहीं हुई है, और कौन इसका कर्ता धर्ता है, ये सब लेखा जोखा है यहाँ पे। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पे 2 तरीकों से गठित होती है। कैसे? पहला तरीका 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। संघीय स्तर का मतलब होता है, आपको देख लो कि भारत में 29 राज्य हैं। पहले ये 29 देश हुआ करते होंगे, तब ना जो 29 राज्य, 29 देश नहीं, 576 राज्य हुआ करते थे। मतलब समझ लो 576 टेरिटरी, मतलब यूनिटी हुआ करते थे। ये देश थे, अलग अलग देश थे। लेकिन हिंदुस्तान जब एक हुआ, भारत माता के संदर्भ में जितने भी शासन जुड़ते गए तब जाकर एक भारत बना। तो यहाँ पर देखी जा रही है कि देखो फिर से, पहला तरीका 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई
मतलब सारे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा देश बनाने का गठन जो करता है उसी को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, इसी को संघीय शासन भी कहते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से अपने दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे में अभी जम्मू कश्मीर का जो पहले का राजा था हिंदुस्तान में आकर विलय कर लिया, मतलब अपनी जमीन को हिंदुस्तान के जमीन बॉर्डर से मिला दिया। भैया चलो अब हम भी हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, तुम ही हमारा बड़ा भैया, तुम ही काम करो, लेकिन मेरे को राज्य की दर्जा दे देना, हम अपना काम करेंगे, तुम देश के सुरक्षा का कार्यभार संभालो। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं और अपनी खुशहाली बढ़ाने का और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य भी करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। कैसे साथ आकर संघ कैसे बनाया जा सकता है? अब दो देश मिलकर भी संघ हो सकते हैं, जैसे में संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को सम्मान अधिकार होता है। जैसे में ये तीनों देश अगर मिलकर चलते हैं तो इनके जितने भी राज्य हैं, प्रांत हैं, उनको सामान्य अधिकार मिलता है, एक जैसा इज्जत भी एक जैसा मिलता है। इन तीनों देश में जाओगे तो आपको वीजा में बहुत छुटकारा मिल जाता है, लेकिन आप दूसरे देश से जाते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सब है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को सम्मान अधिकार होता है, हर किसी को सम्मान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज्यादा ताकतवर होते हैं और केंद्र से ज्यादा ताकतवर वो लोग राज्य वाले होते हैं, प्रांतीय सरकार होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी कम नहीं होता भाई, प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट होता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। अब देखो संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा तरीका ये है कि जितने भी यहाँ पर विविधता को ध्यान में रखते हुए कि राज्य का गठन करो और राज्य और राष्ट्र सरकार के बीच में सत्ता को बराबर बांटो कि भैया ऐसे ही से हो सकता है, यहाँ पर आपका चलेगा, वहां पर मेरा चलेगा, यहाँ पर ये कानून आप बदल सकते हैं, ये नहीं बदल सकते, ये हमारा जिम्मा है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मा है, लेकिन आप स्टेट पुलिस रख सकते हैं, राज्य पुलिस रख सकते हैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, हम देश के लिए सीआरपीएफ रखेंगे, बीएसएफ रखेंगे और भी आईटीबीपी कैंप वाले रखेंगे। तो ये सब यहाँ पर नियम होता है कि आप राज्य में जो कानून बनाना है आप बना सकते हैं, केंद्र से हम बनाना है हर पूरे देश के लिए तो हम बनाएंगे, सुरक्षा में किसको कितना मिलना चाहिए हम बनाएंगे, क्या करना है कब कैसे करना है पूरे देश में हम करेंगे। ये केंद्र सरकार की जिम्मा है। राज्य में आपको जो करना है आप पहले हमसे पूछ लो, उसके बाद करो, नहीं तो आपके क्षेत्र में जो आता है कर लो फिर बता दो। तो ऐसे अधिकार भी होते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। कैसे, ये सवाल है कि नहीं, कैसे? इस दूसरे श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अब देखो ऐसे जब संघीय सरकार में होती है कि बंटवारा, तो राज्य से केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि भैया केंद्र शक्तिशाली नहीं रहेगा तो राज्य वाला बात कैसे मानेगा सब। और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। और कुछ राज्य हैं जिसको सामान्य अधिकार दिया जाता है, ठीक है, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जैसे में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, केंद्र शासित प्रदेश बना देना उनको, कि केंद्र शासित प्रदेश में देखो ऐसे तो होता है कि जो करना है प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे होता है कि वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो पहले राष्ट्रपति के पास जाता है अपील, उसके बाद से प्रधानमंत्री उस पर सलाह देते हैं, उसके बाद आगे के कार्यभार और कार्य किया जाता है। कार्यभार संभाल कर कार्यभार किसी को दे दिया जाए, नहीं तो आगे का काम किया जाएगा। यहाँ पर देखो, बात बोले भेद खोले, अधिकार क्षेत्र ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा दायरा जिस पर किसी का
वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। देखो यहाँ पर कुछ भी विषय भी रखा जा सकता है कि भैया ऐसा क्यों क्यों क्या हुआ। चलिए यहाँ पर जानते हैं कुछ नेपाली नागरिकों के बारे में। तो कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। देखो आप, खगराज बोलता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इससे भारत की मतलब आप समझो, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। फिर मीता बोलता है, मीता शायद लड़की का नाम होगा, हमारा देश तो कोई बड़ा भी नहीं है कि हमें संघ की जरूरत हो। उसके बाद से बाबूलाल बोलता है मुझे लगता है अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है। अब देखो राम गणेश बोलता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उसका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि है वही करेंगे इसका इस्तेमाल। आगे, अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इसमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? इसमें से कौन है जो गलत टिप्पणी की है इसको बताओ और अपनी टिप्पणी वहां पर लिख सकते हैं। और अगला भाग में पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, कि भारत में संघीय व्यवस्था कितना ज्यादा कारीगर रहा था। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पे आप संपर्क कर सकते हैं।